और नेहरू जी कहते हैं मैं तो डिक्शनरी के बगैर वंदे मातरम समझ भी नहीं सकता हूं। कि वंदे मातरम जब महान कवि बंकिम दास चटर्जी ने लिखा, चटर्जी जी ने लिखा था, बंकिम दा का ये भाव सूत्र, इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया? अगर इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा बन जाएगा और माली माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। संसद में संबित पात्रा ने तीर तो चलाया राहुल गांधी पर, लेकिन जाकर लगी उन्हीं की पार्टी पर, चाहे मोदी जी हो या फिर मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। मजाक इन्हीं का बन गया है दोस्तों। मतलब ऐसी बेइज्जती खुद संबित पात्रा ने करवाई कि बीजेपी नेताओं ने कहा कि बस करो भाई, रहने दो तुम। संसद में दोस्तों दरअसल मुद्दा था वंदे मातरम का। राहुल गांधी वंदे मातरम की डिबेट में नहीं आए थे। इसको लेकर संबित पात्रा राहुल गांधी पर टारगेट करते हैं, पंडित नेहरू को भी नीचा दिखाते हैं। सुनिए जरा क्या कहते हैं। और नेहरू जी कहते हैं मैं तो डिक्शनरी के बगैर वंदे मातरम समझ भी नहीं सकता हूं। एलओपी का भी वही हाल है, एलओपी का भी वही हाल है, तभी आज वो नदारत है। बिना डिक्शनरी के ये वंदे मातरम क्या है समझ भी नहीं सकते हैं। धन्यवाद है माननीय प्रधानमंत्री जी का, आज मौका दिया है। कुछ लोग घर में डिक्शनरी पढ़ के आके भाषण तो किया है उन्होंने, वरना अभी तक वंदे मातरम का अर्थ भी नहीं समझ में। तो दोस्तों, संबित भाई पंडित नेहरू पर टारगेट करते हैं कि पंडित नेहरू कहते थे कि बिना डिक्शनरी के मैं तो वंदे मातरम समझ भी नहीं सकता हूं। देश के कितने लोग समझ सकते हैं या बीजेपी के कितने नेता समझ सकते हैं दोस्तों? हो सकता है कि संबित पात्रा को हर लाइन का मतलब मालूम हो, लेकिन आपने देखा होगा कि ऐसे कई वीडियोस पड़े हैं जिसमें बीजेपी नेताओं से जब ऐसा सवाल किया गया तो कई नेता ऐसे थे जो बगले झांकने लगे, मतलब कि वो उन्हें पता ही नहीं था। वो छोड़िए, इंस्टेंट कर्मा किसको बोलते हैं वो देखिए। संसद के अंदर ही मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का मजाक बन गया सोशल मीडिया पर। जरा वीडियो देखिए पहले आप। कि वंदे मातरम जब महान कवि बंकिम दास चटर्जी ने लिखा, चटर्जी जी ने लिखा था, तब उन्होंने बंकिम चटर्जी ने, चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, जब इन्होंने बंकिम बाबू ने जब वंदे मातरम लिखा, तब उन्होंने दो टुकड़ों में उसको अलग अलग जगह पर लिखा था। अब इस वीडियो पर संबित पात्रा क्या बोलेंगे? गजेंद्र सिंह शेखावत 3 बार में ठीक से नाम तक नहीं ले पा रहे हैं वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो ये बीजेपी नेताओं की डिक्शनरी आखिरकार कहां से आई? कौन सी डिक्शनरी में पढ़कर आए थे जो गलत नाम संसद में बोलने लगे? चलो एक बार गलती हो जाए, दोबारा भी नहीं ले पाए, तो फिर आखिर में बंकिम बाबू बोल दिया। और बंकिम बाबू भी कहां से आया उनके जहन में? क्योंकि थोड़ी देर पहले ही पीएम मोदी ने कहा था। सुनिए जरा उनको भी। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र, बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। अब संबित पात्रा इस पर क्या कहेंगे वो छोड़िए। एक पश्चिम बंगाल के सांसद ने जब पीएम ने बंकिम दा कहा था तब हंगामा मच गया। पीएम मोदी ठीक से नाम नहीं ले पा रहे हैं। लोगों ने ऐसा सवाल उठाया, मोदी सरकार के मंत्री ठीक से नाम नहीं ले पा रहे। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये सारे लोग कौन सी डिक्शनरी में वंदे मातरम को लेकर रट्टा लगाकर आए थे।
असल में देखा जाए दोस्तों तो बीजेपी आरएसएस के भी कितने लोगों को बिना डिक्शनरी के वंदे मातरम की सारी पंक्तियों का अर्थ पता होगा? जाहिर सी बात है नहीं पता होगा। इसमें कोई नीचा दिखाने वाली बात नहीं है। देश की कितनी आबादी को पता है, तो छोटी छोटी बातों को लेकर नेताओं का इस तरह से मजाक उड़ाना और फिर कहीं ना कहीं उंगली आप पर ही उठती है। मान लीजिए पंडित नेहरू को वंदे मातरम की लाइनों का अर्थ नहीं पता था। पंडित नेहरू की संस्कृत पर इतनी अच्छी पकड़ नहीं थी, अंग्रेजी में हिंदी में पूरी समझ रखते थे। तो भाषा के आधार पर इस तरह लोगों को नीचा दिखाना सही नहीं है। हकीकत तो यह है कि अगर पूरे गाने का अर्थ आप किसी से भी पूछने लगेंगे, पब्लिक ओपिनियन करने लगेंगे, तो अभी 100% में से 90% लोग नहीं बता पाएंगे। तो इस बातों को लेकर हल्की राजनीति करना संसद में शोभा नहीं देता। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वंदे मातरम का मतलब क्या है? वंदे मातरम का देश की सुंदरता, समृद्धि और वंदना से ताल्लुक है। इतना बड़ा मतलब है इसका। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने तो ये तक आरोप लगा दिया कि बंगाल के चुनाव के लिए वंदे मातरम की डिबेट रखी गई और राष्ट्रीय गीत पर डिबेट रखना ही अपने आप में गलत है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपने बहस मांगी है, आपने बहस मांगी है। आप तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहस नहीं मांग रहे थे कि जब तक हम इस पर बहस नहीं करेंगे तब तक उस पर बहस नहीं होगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। तो दोस्तों प्रियंका गांधी का कहना है कि बंगाल में चुनाव होना है तो जानबूझकर वंदे मातरम की डिबेट रखी गई, जबकि राष्ट्रीय गीत पर डिबेट का कोई मतलब नहीं बनता है। दोस्तों वहीं मणिपुर के एक सांसद ने कहा कि देखिए हम वंदे मातरम पर डिबेट को तैयार हैं, लेकिन मणिपुर पर नहीं। वहीं आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने उनका ये वीडियो शेयर किया। इंग्लिश में भाषण है और उन्होंने कहा कि जब देश में बेरोजगारी चरम पर है, दिल्ली की हवा में जहर है, सिविल एविएशन क्राइसिस और मणिपुर की ट्रेजेडी है, कई बार हमने डिमांड की कि मणिपुर के हालात पर चर्चा हो, लेकिन कोई परवाह नहीं किसी को और आप देशभक्ति पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं दोस्तों इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को काफी ज्यादा लपेट लिया। सुनिए जरा। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। वहीं ओवैसी का भी वीडियो एक वायरल हो रहा है दोस्तों, बीजेपी पर जब उन्होंने हमला किया, क्या कुछ कहा वो सुनिए जरा। मैडम, भारत में हमारी आजादी इसलिए आई और बरकरार रही कि हमने मुल्क और मजहब को एक चीज नहीं बनाया। हमने ऐलान किया कि हमारी मुल्क मुख्तलिफ तबकात मज़ाहिब पर मुश्तमिल है। हमारे मुश्तरका तकदीर हमारी कौमियत का सरचश्मा है। यह खास जबान, सखावत, मजहब नहीं है। अगर वंदे मातरम का मतन कौम और मजहब को एक बना देता है, अगर हम इसे टेस्ट बनाते हैं वफादारी का, तो फिर मान लीजिए कि ये गांधी, अंबेडकर, टैगोर, बोस और लाखों आजादी के सिपाहियों की सोच को छोड़कर गोडसे की सोच की हिंदू कौमी परस्ताना, मैडम खत्म कर रहा हूं, हिंदू कौम परस्ताना को इख्तियार करेंगे। मुझे वतन से बेइंतहा मोहब्बत है मैडम, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। मगर बावजूद इसके कि मेरी मस्जिद,
मेरी इबादतगाह, मेरे कपड़े, मेरे कारोबार पर हमले होते, मगर मैं फिर भी कहता हूं कि वतन मेरा, हर वतन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर हुब्बुल वतनी का क्या मुतालबा है? हुब्बुल वतनी ये कहता है कि वतन से मोहब्बत है तो जुल्म को खत्म करो, गरीबी को खत्म करो, बेरोजगारी को खत्म करो, जबर का खात्मा करो, अमन का गहवारा बनाओ, पाकिस्तान की दहशतगर्दी को खत्म करो, एक्सप्लॉयटेशन को रोको, शरारत को रोको, मुल्क के खिलाफ की जाने वाली साजिश खत्म करो। मैडम, भारत एक चमन है जहां पर हर फूल को खिलना चाहिए, और अगर कोई इस फूल के अगर पूरे फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू से ये वतन मुअत्तर होगा। मगर अगर इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा बन जाएगा और माली माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। तो इसीलिए मैडम, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर जोर जबर ना करे। तो दोस्तों, जिस तरीके से संबित पात्रा ने उंगली उठाई एक तरह से नेहरू के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने ये नहीं देखा कि एक उंगली हम उधर उठा रहे हैं और 3 उंगली हमारे पे आ रही है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आपको बता दें दोस्तों, भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के पावन अवसर पर लिखा था। ये 1882 में पहली बार उनकी पत्रिका बंग दर्शन में उनके उपन्यास आनंद मठ के हिस्से के रूप में छपा था। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया था। ये पहला मौका था जब ये गीत सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर गाया गया था। तब सभा में मौजूद लगभग लोगों की आंखें नम हो गई थी दोस्तों। लेकिन आज इसी पर राजनीति की जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि बंगाल चुनाव को देखते हुए इस पर डिबेट रखा गया था दोस्तों। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।